ठीक है, मैं बोर्ड नहीं यूज करती हूँ। लेट्स सी आप लोगों को समझ आती है कि नहीं चीजें। चलो, ग्रेट। So I'll be sharing the screen now and we'll start the recording. Already started है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो ना रेड सिंबल दिख रहा है नीचे, ये कर्सर के पास, ये दिखना चाहिए आपको हमेशा। तो मैं कभी पढ़ाने में भूल जाऊं तो you have to pay attention towards it. Great. So let's begin with the session for today. CCNA, Cisco Certified Network Associate. I myself, I'm Nisha Chauhan. I am CCIE certified. Cisco certified हूँ मैं CCIE लेवल पे। CCIE क्या होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पीरियड हम लोग अभी समझेंगे, क्योंकि हम लोग पहले समझेंगे कि नेटवर्किंग को समझने के पहले सिस्को के सर्टिफिकेशंस को वी विल बी अंडरस्टैंडिंग, और सर्टिफिकेशन करना क्यों जरूरी है वो चीज भी हम लोग समझ के चलेंगे कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू लर्न द डू द सर्टिफिकेशन, ग्लोबल सर्टिफिकेशन क्यों करना चाहिए। तो CCNA ये सबसे पहला कदम होता है जब आप नेटवर्किंग की तरफ बढ़ते हो, और इसके सिवा यहाँ से हम आगे बढ़े तो देयर आर मल्टीपल लेवल्स। ये आपका एंट्री लेवल होता है, एक होता है उसको कहते हैं CCDA, सिस्को सर्टिफाइड डिजाइन एसोसिएट, ठीक है। वो आपका एंट्री लेवल माना जाता है, बट देन डूइंग दैट इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेसिक होता है और उसका नॉलेज जो है वो आपको CCNA में ऑलरेडी मिलता है। वो डिजाइनिंग से स्पेसिफिक होता है कि आप एक नेटवर्क कैसे डिजाइन कर सकते हो। अगर आप कन्फिगर कर सकते हो तो डिजाइन करना तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। हम CCNA से स्टार्ट करेंगे जो कि एसोसिएट लेवल का सेकेंड लेवल का कोर्स है आपका। इसके बाद स्पेशलिटी लेवल्स आते हैं, प्रोफेशनल लेवल्स आते हैं एंड एक्सपर्ट लेवल्स आते हैं, ठीक है। CCNA के बाद CCNP में भी आपके 2 लेवल्स होते हैं। पहले आप स्पेशलिस्ट होते हो, फिर एक और पेपर देते हो, तब आप प्रोफेशनल सर्टिफाइड बनते हो, और उसके बाद आप एक्सपर्ट देते हो। तो आई एम एक्सपर्ट सर्टिफाइड CCIE. I was the first Indian woman to complete this particular certification back in 2009. तब इस सर्टिफिकेट की इतनी वैल्यू थी, आपको इस बात का अंदाजा इस चीज से लग जाएगा कि मैंने मेरी लाइफ में 3 बार जॉब करी है और तीनों बार मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। Nobody has taken my interview, आज तक नहीं लिया किसी ने। सिर्फ मेरा वो सर्टिफिकेट लिखा रहता था ना कि मैं हूँ सर्टिफाइड, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली आई यूज्ड टू गेट सिलेक्टेड, ठीक है। आप जेनोसिस से रिलेटेड हो क्या? ठीक है। तो ये मल्टीपल लेवल्स होते हैं, एंट्री, एसोसिएट, प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट। कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि क्या होते हैं क्या नहीं, क्योंकि हम अभी फर्स्ट लेवल के ऊपर हैं। बट देन आप चाहोगे तो फ्यूचर में आप मल्टीपल लेवल्स को क्रॉस करते हुए आगे की चीजों तक पहुंच सकते हो। बट देन अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, आपको एसोसिएट लेवल के बाद कम से कम 1 साल जॉब करनी चाहिए, उसके बाद प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ट्राई करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने एसोसिएट के बाद डायरेक्टली NP क्रैक भी कर लिया, हो जाता है क्रैक। आप सब लोग अभी मार्केट में, हाँ हाँ जी, हाँ जी, अच्छा वो पूजा मैम से बात हुई होगी ना आपकी। आइए, चेयर्स है नहीं बने चेयर, हाँ। आप सब लोग मास्क यूज कीजिएगा, क्योंकि मैं मास्क नहीं यूज कर पाऊंगी, पढ़ाने टाइम मुझे दिक्कत होगी, तो आप सब मास्क यूज करना है ना। सो आई एम सेफ, तो आप लोग की क्लास चलती रहेगी। कभी मैं बीमार हो गई तो क्लास अटक जाएगी। तो CCNA जो हमारा एंट्री पॉइंट है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, इसके बाद जब आप प्रोफेशनल के लिए अटेम्प्ट करो तो इट शुड बी, मतलब मेरा ऐसा कहना है कि अगर आपको कोई बोलता है कि डायरेक्ट CCNP कर लो तो वो गलत बोल रहे हैं आपको। CCNA के बाद एटलीस्ट 1 साल का आपको मार्केट एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आपके रिज्यूमे पे अगर CCNP की ग्लोबल सर्टिफिकेशन का सील है तो वो मैटर करता है, अदरवाइज वो मैटर नहीं करता है। आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी जितना आपको एक CCNA होने पे मिलेगी। तो टू एंटर इनटू द मार्केट CCNA इज मोर देन सफिशिएंट एज अ सब्जेक्ट ऑफ नेटवर्किंग।
जितना नॉलेज आपको चाहिए उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। इस पीडीएफ पे नीचे जो लिंक दिख रहा है आपको पीपीटी पे 200-301 CCNA PDF, ये आपका सिलेबस है जो कि सिस्को की वेबसाइट के ऊपर है। हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीटली इनलाइन है इस वाले नए कोर्स मटेरियल के साथ, जो कि अभी 2021 में फरवरी में ये नया कोर्स सिस्को का लॉन्च हुआ था। सीसीएनए का सिलेबस चेंज हुआ था। पहले सीसीएनए कैसे हुआ करता था? सीसीएनए कोलैबोरेशन, सीसीएनए सिक्योरिटी, सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग, सीसीएनए के अलग अलग फ्लेवर्स थे। बाद में सीसीएनए को चेंज करके कंबाइन कर दिया। अगर हम बहुत पहले की बात करें तो पहले सीसीएनए एक ही हुआ करता था। फिर सिस्को ने बीच में 2-3 साल के लिए क्या किया, सीसीएनए नेटवर्किंग, सीसीएनए सिक्योरिटी, सीसीएनए कोलैबोरेशन, सीसीएनए वायरलेस, अलग अलग सीसीएनए बना दिए। बाद में दे रियलाइज कि इसका कोई मतलब नहीं है, they have combined all together again, और अब एक ही सीसीएनए हो रहा है, जो सीसीएनए आपके हर सीसीएनपी के लिए वैलिड होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसमें आपके पास 6 मॉड्यूल्स हैं जो कि स्क्रीन पे आपको लिस्टेड दिख रहे हैं। 6 मॉड्यूल्स हैं आपके पास। सबसे पहला मॉड्यूल है आपका नेटवर्क फंडामेंटल्स, दूसरा है नेटवर्क एक्सेस, आईपी कनेक्टिविटी, आईपी सर्विसेज, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। ये आपके 6 मॉड्यूल्स हैं, जिन 6 मॉड्यूल की वेटेज जो आपको दिख रही है ना 20%, 20, 25, 10, 15, 10, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज है। जब आपके एग्जाम, अगर आप ग्लोबल एग्जाम जो कि मैं रिकमेंड करूंगी आप सभी को, अगर वो आप लोग अटेम्प्ट करते हो तो ये इतने परसेंटेज ऑफ वेटेज होता है आपके एग्जामिनेशन में। 10% क्वेश्चन आपके आते हैं नेटवर्क फंडामेंटल्स में से, सॉरी 20% क्वेश्चन आते हैं नेटवर्क एक्सेस में से। हम इसको एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम नेटवर्क फंडामेंटल्स की बात करें तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, एक और स्लाइड है उसकी, इतने टॉपिक्स हैं आपकी इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर नेटवर्क फंडामेंटल्स में। एक एक टॉपिक, ये पीडीएफ आपके पास रहेगी, आप लोग चाहो तो टिक करते जाइएगा। जब हमारी क्लासेस होंगी ना तो एक एक टॉपिक टिक करते जाना। ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट किए जाएंगे। सिमिलरली आपका नेटवर्क एक्सेस 20% जिसकी वेटेज है, उसके ये टॉपिक्स है। ये पीडीएफ आपके साथ शेयर होगी तो आप लोग शांति से देख लीजिएगा इसको। मैं एक एक अभी पढ़ नहीं रही क्योंकि कोई मतलब नहीं है उसको पढ़ के, अभी आप लोग को समझ नहीं आएगा कि वो क्या है। सिमिलरली आईपी कनेक्टिविटी 25% वेटेज है इसकी। आईपी सर्विसेज 10% वेटेज है, जिसमें आपका डीएचसीपी, डीएनएस, नेटिंग वगैरह एडवांस टॉपिक्स आते हैं। फिर सिक्योरिटी के ऊपर 15% है वेटेज, और ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी पे 10% वेटेज है, क्योंकि इसमें बेसिकली आपका जो आज की तारीख में ना हर चीज ऑटोमेशन पे जा रही है, एंड सो एज इज योर नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो आपको थोड़ा सा बेसिक जेसन या पाइथन का नॉलेज होना, इट्स नॉट कंपल्सिव बट इट्स गुड अगर आपके पास है, क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग पे जा रहे हो, ऑटोमेशन पे जा रहे हो, तो इन सब चीजों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना अच्छा रहता है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? गूगल माता की जय। इतने स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं गूगल के ऊपर कि आपको अगर उसको पढ़ना आ गया स्क्रिप्ट को, तो फिर आप छोटा मोटा मॉडिफाई करके यू कैन इजीली वर्क विद दैट। और ट्रस्ट मी, हम जितना सीसीएनए में पढ़ेंगे ना, इतना मोर देन सफिशिएंट होता है किसी भी कॉर्पोरेट के नेटवर्क को संभालने के लिए। जो हम सीसीआई में पढ़ते हैं ना, मैंने आज तक कहीं इंप्लीमेंट नहीं करा, कभी नहीं करा इंप्लीमेंट। जितना हमको वो लोग पढ़ा देते हैं, कोई इंप्लीमेंटेशन ही नहीं आता। सीसीएनए का ही नॉलेज आपको, जब आप लोग 10 साल के एक्सपीरियंस पे भी पहुंच जाओगे, तभी भी यही नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो बी वेरी अटेंटिव इन द क्लास। जितने क्वेश्चंस आते हैं आपके दिमाग में, आस्क मी, आई एम देयर टू आंसर ऑल ऑफ देम। ठीक है, हम शुरू में थोड़ा सा स्लो जाएंगे एंड देन वी विल पेस अप। जैसे मुझे लगने लगेगा कि हाँ आप लोग ग्रास्प कर पा रहे हो एंड आई कैन स्पीड अप, तो हम लोग थोड़ा स्पीड अप करेंगे, अदरवाइज विल कंटिन्यू विद द सेम स्पीड। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सेक्शन, नेटवर्क फंडामेंटल्स। नेटवर्क फंडामेंटल्स में सबसे पहले हम समझते हैं कि नेटवर्क के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। एक मिनट पानी थोड़ा सा इश्यू है, ज्यादा बोलती हूँ तो मेरा गला बैठ जाता है, तो पानी पीते रहो तो अच्छा रहेगा। तो आपका जो सबसे पहला कंपोनेंट है नेटवर्किंग का, वो है आपका स्विच। ठीक है, स्विच क्या होता है? अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखोगे तो वो रैक दिख रही है आपको। रैक में आपको ना 2 तरह के डिवाइस दिख रहे होंगे।
जिसको नहीं दिख रहा वो उठ के भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फील फ्री टू वॉक, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम रिलैक्स रहो। अपन नर्सरी केजी की क्लास में नहीं है, आप लोग आराम से घूमो फिरो क्लास में। दो तरह के डिवाइस दिख रहे हैं, एक के ऊपर ना बहुत सारी केबल्स लगी हुई हैं और एक के ऊपर केबल्स ज्यादा कनेक्टेड नहीं है और पोर्ट्स भी नहीं दिख रहे हैं ज्यादा। हाँ, कुछ ही एक दो पोर्ट्स कनेक्टेड हैं और एक पे बहुत सारी केबल्स कनेक्टेड हैं। तो ये दो तरह के डिवाइसेस आपके नेटवर्किंग के वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक है राउटर और दूसरा है स्विच। तो स्विच बेसिकली क्या है, इट इज अ नेटवर्किंग डिवाइस जो कि आपकी जो एंड कंप्यूटिंग यूनिट्स होती है ना, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, आपका डेस्कटॉप हो गया, सर्वर हो गया, प्रिंटर हो गया, एक्सेस पॉइंट, ये सीसीटीवी कैमरा, ये सब एंड पॉइंट डिवाइसेस हैं। ये एंड पॉइंट डिवाइसेस नेटवर्क पे आपस में एक दूसरे के साथ जिससे कनेक्ट होते हैं, जिस मीडियम को यूज करके कनेक्ट होते हैं, उसे आप कहते हैं स्विच। हर काम को करने के लिए एक डिवाइस बना हुआ है ना। अपने को हेडफोन्स, अपने को ही खाली गाना सुनाई दे उस काम के लिए बना हुआ है। म्यूजिक सिस्टम, कार, हर एक यूनिट, हर एक डिवाइस एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना हुआ है। सो एज इज योर स्विच। स्विच आपका बना हुआ है एंड पॉइंट्स को नेटवर्क में आपस में कनेक्ट करने के लिए। ये डिवाइस जो है ना, इस पहले हब्स आया करते थे। हब मतलब सबको जोड़ दो एक साथ, वहां पे क्या केबल्स जैसे वो कनेक्टेड दिख रही ना, ये केबल्स आप कनेक्ट करते हो तो एक एक डिवाइस वहां पे कनेक्ट होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ से तो केबल दीवार में कनेक्ट हो रही है ना। मैं भी मेरी अगर ये कनेक्ट करती हूँ अडाप्टर, तो यहाँ दीवार में से केबल का पोर्ट आता है, उसको लेके मैं इसमें लैपटॉप में कनेक्ट कर लेती हूँ, राइट। तो फिर वहां से कैसे कनेक्टिविटी मिल रही है? असल में क्या होता है, जैसे अपना बिजली का सर्किट लगता है, क्या बोलते हैं उसको, एमसीयू बोलते हैं ना, मेन सर्किट बोर्ड, एमसीबी। तो एमसीबी में कनेक्शन तो एमसीबी तक आ रहा होता है। बाद में जब ये रूम बना था, तब दीवार में गड्ढे खोद के वो पाइप्स डाली जाती हैं और बिजली की लाइंस, वहां एक पोर्ट, यहाँ एक पोर्ट, यहाँ एक पोर्ट, ऐसे छोड़ते हैं ना अपन। सेम चीज नेटवर्क में भी होती है, ठीक है। इसको पैसिव वर्क बोलते हैं, जो कि हम नहीं करते हैं। व्हाट्स योर गुड नेम एंड व्हाट्स योर बैड नेम? गुड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नेटवर्क को भी ऐसे ही करते हैं। नेटवर्क हमारा किसी एक जगह आ रहा होता है, तो हम उस नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस वाया द स्विचेस। स्विचेस के थ्रू हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे? हमारा कनेक्शन हम स्विच में डालते हैं और स्विच से वाया द केबल्स, ये जो केबल्स आपको वहां पे कनेक्टेड दिख रही ना, असल में ये दीवार में से पाइप्स डले हुए रहते हैं। उन पाइप्स के थ्रू, यहाँ नीचे झांक के देखो, आप लोग उधर देखो, लैन केबल दिख रही होगी आपको, येलो कलर की केबल है, सबके पास है। तो ये इधर आए हुए, इधर नहीं, मेरे सारे ऑफिसेस में गए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेटअप होता है। तो जब आप दीवार में केबल कनेक्ट करते हो इधर, तो असल में अंदर एक प्रीलेड केबल है जो कि वहां पे नीचे, आ जाओ उधर पे, तो 4-4 के बैच में आते जाना। अब उधर क्या है, यहाँ पे ये तो समझिए हम राउटर है, यहाँ पे ये राउटर है, ठीक है। ये जिससे बहुत सारी केबल्स कनेक्टेड है ना, ये स्विच है। इसके देखो यहाँ पे डिवाइस, यहाँ केबल बहुत सारी कनेक्टेड है, और अगर आप इसको नीचे से झांक के देखोगे ना, इसके नीचे कोई डिवाइस नहीं है। देखो जो नीचे की काली काली पट्टी है ना, उसके नीचे कोई डिवाइस नहीं, बस ऐसी पट्टी लगी हुई। देखो सब लोग, इट इज नोन एज पैच पैनल। इसको कहते हैं पैच पैनल। क्या बोलते हैं? पैच पैनल। अब ये जो दीवार से जो केबल्स आ रही होती है ना, ये सब आके आपकी होती है कनेक्टेड पैच पैनल, और पैच पैनल से हम लोग स्विच के ऊपर, ये सबसे नीचे पैच पैनल से हम लोग उसे लेके जाते हैं स्विच के ऊपर, जहां से आपका बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क जो है वो स्टार्ट होता है। तो अगर आप लोग ऊपर ये देखोगे ना डायग्राम, तो डायग्राम में भी आपको सेम चीज नजर आ रही है कि आपका एक स्विच है, स्विच के ऊपर आपके डिवाइसेस कनेक्टेड है, बट फिजिकली वो आपको यूं नहीं नजर आ रहे। तो नेटवर्किंग के वर्ल्ड में दो तरह के डायग्राम्स होते हैं, लॉजिकल कनेक्टिविटी डायग्राम, फिजिकल कनेक्टिविटी डायग्राम। ये जो दिख रहा है ये लॉजिकल कनेक्टिविटी है, इवेंचुअली नेटवर्क ऐसा कनेक्ट हो रहा है, बट फिजिकली वो ऐसा कनेक्ट नहीं हो रहा। फिजिकली आपका केबल इधर जा रहा है, इधर से वो पैच पैनल पे आ रहा है, पैच पैनल पे टर्मिनेशन होती है,
पैच पैनल से स्विच पे जाता है और स्विच के ऊपर आगे के कंपोनेंट्स लगते हैं। क्या लगते हैं? हाँ, वो पैसिव की डिवाइस होती है, ठीक है, जो कि हमें सीसीएनए के पार्ट में नहीं आती। वो जब भी आप बेसिक हार्डवेयर सीखते हो ना, उसमें आप सीखते हो, बट मैं आपको सिखाऊंगी केबल बनाना, आईओ पोर्ट बनाना, हम सब सीखेंगे ये सारी चीजें भी, वन बाय वन इट विल कम अप। तो नाउ यू गॉट इट। जब मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना है, क्यों कनेक्ट करना है? ताकि हम इंफॉर्मेशन और डेटा एक्सचेंज कर सके। हमें डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने की जरूरत ही क्यों है? वाई? बिकॉज आई वॉन्ट कि अगर मेरे इस स्विच के ऊपर यहाँ एक प्रिंटर भी कनेक्टेड है, देर इज अ प्रिंटर विच इज कनेक्टेड, एंड आई वॉन्ट टू इशू अ प्रिंट कमांड फ्रॉम माई PCA टू दिस प्रिंटर, तो आई शुड बी एबल टू डू दैट। और उसके लिए मुझे एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो मेरी इस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा फ्रॉम माई PCA और डिलीवर करेगा टू द प्रिंटर। एंड दिस इज व्हाट द टास्क ऑफ अ स्विच इज, रिसीव करना, डिलीवर करना, ये काम करता है। कम्युनिकेशन में हेल्प करता है आपको स्विच। हमारे पास दो तरह के स्विचेस होते हैं, एक्चुअली अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशंस होती है। बचपन से विडंबना रही एजुकेशन सिस्टम की, एनिमल्स पढ़े तो कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस, फिर उसमें बोला नहीं ये तो खाने के हिसाब से थे, अब पानी में रहने के हिसाब से एरियल एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, एम्फीबियन एनिमल, तो हर चीज का ना अलग अलग हिसाब से अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। स्विचेस का भी ऐसा ही है। अगर आप उसके मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्विचेस को समझना चाहो तो आपके स्विचेस दो तरह के होते हैं, मैनेज्ड स्विचेस, अनमैनेज्ड स्विचेस। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? मास्क लगा के रखो आप, क्योंकि अच्छा मैं आपको मास्क दिला देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं लगा सकती, तो आप लोग लगा के रखो। अच्छा, फिर अपन एक दूसरे से कैसे बचेंगे? क्योंकि मैं इतना कंटिन्यूस बोलूंगी तो मेरे को लगाना डिफिकल्ट है। वो पतला वाला यूज करो जो सर्जिकल होता है ना, ठीक है? थोड़ा अनकंफर्टेबल हो तो मूव कर लिया, और थोड़ा सा कवर्ड रखो, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते, बोलते हैं कि मरना मत जल्दी। ठीक है, तो जो आपके स्विचेस है ना, वो मैनेजमेंट के हिसाब से दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए। पहली कैटेगरी है आपकी मैनेज्ड और दूसरी है अनमैनेज्ड। अनमैनेज्ड स्विच मतलब आप उसके ऊपर कुछ कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, वो जैसा बन के आ गया, बस आप एक इनपुट केबल कनेक्ट करो, आउटपुट केबल्स कनेक्ट करो, और जितना फंक्शनैलिटी मिल रहा है बस उतना। आप उसके ऊपर कनेक्ट करके, उसे कॉन्फ़िगर करके उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। दैट इज नोन एज योर अनमैनेज्ड स्विचेस। सस्ते आते हैं क्योंकि प्रोग्रामेबिलिटी नहीं है उसके अंदर, तो चीप आते हैं। तो जब आप जैसे आई थिंक आप काम कर चुके हो इंडस्ट्री में, नॉन टेक्निकल आपने किया हुआ है ना, करा हुआ है काम, तो मैं आपके उधर पे तो अनमैनेज्ड स्विचेस बहुत सारे लगे हुए रहते हैं, है ना? तो उसमें क्या, एक नेटवर्क केबल कनेक्ट कर दी, इनपुट और आउटपुट, बस। उसमें आप कुछ कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, क्यों? वो सस्ते आते हैं इसके लिए। दैट इज नोन एज अनमैनेज्ड स्विचेस। एक होते हैं मैनेज्ड स्विचेस। मैनेज्ड स्विचेस में आप उन्हें कनेक्ट करके उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सकते हो? एक्चुअली क्या होता है कि ये जो स्विच नाम का डिवाइस है ना, ये आपको नेटवर्क क्रिएट करने में हेल्प करता है। अब एक स्विच पे आप चाहो तो दो अलग अलग नेटवर्क्स भी बना सकते हो। एक स्विच पे आप दो नेटवर्क्स भी बना सकते हो, तीन भी बना सकते हो, चार भी बना सकते हो, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप वैसा कर सकते हो। लेकिन एक डिवाइस पे मल्टीपल सेगमेंट्स क्रिएट करने के लिए आपको स्विच पे कनेक्ट होके उसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको मैनेज्ड स्विचेस चाहिए। तो अनमैनेज्ड स्विच पे, एक स्विच पे एक ही नेटवर्क काम कर सकता है, डिफॉल्ट वीलैन बोलते हैं जिसको, एक ही वीलैन काम कर सकती है। और मैनेज्ड स्विच में आप एक स्विच के ऊपर मल्टीपल नेटवर्क्स क्रिएट कर सकते हो, और आप आइसोलेशन कर सकते हो कि ये 4 पीसी एक नेटवर्क को बिलोंग करते हैं, ये 4 दूसरे नेटवर्क को बिलोंग करते हैं। ऐसा आइसोलेशन आप क्रिएट कर सकते हो मैनेज्ड स्विचेस के ऊपर, but that is not possible on unmanaged switches. Cost wise, obviously managed switches are more expensive than unmanaged switches. Cisco का SG200 सीरीज है, नोट्स
मैं आपको सिस्को के हिसाब से पार्ट नंबर्स भी बताती जाऊंगी कि जब आप इंटरव्यू में पूछते हैं आप लोगों से, अच्छा नेटवर्किंग पढ़ा हुआ है, कौन से तरह के स्विच पे काम किया हुआ है, तो आप बोल सकते हो अनमैनेज्ड और मैनेज्ड दोनों तरह के स्विचेस के ऊपर हमने काम किया हुआ है। अच्छा एक सेकंड, हो सकता है ये अमेजोन का हो। हेलो, हाँ जी, तो चले जाइए ना। अपार्ट फ्रॉम सिस्को और भी कंपनीज हैं जो आपको ये सेम सर्विसेज, सेम टाइप के डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं। 2900, 2960 एंड 92 एंड 9300। सिस्को के सिवा एचपी एक कंपनी है जिसके अपने लैपटॉप्स भी आते हैं ना। एचपी के दो वर्टिकल्स हैं, एक एचपी आई और एक एचपी ई। एचपी आई लैपटॉप डेस्कटॉप सर्वर में डील करता है, एचपी ई जो है वो ये राउटर स्विचेस इनमें डील करते हैं। सिमिलरली एक कंपनी है डी लिंक, वो भी बनाती है, नेटगियर भी बनाती है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरह के डिवाइसेस बनाती है। बट देन व्हाई वी आर ओनली स्टडिंग सिस्को, बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट मार्केट प्लेयर, इसीलिए हम सिस्को पढ़ रहे हैं। और एक पूरी नेटवर्किंग की दुनिया का आप कह लो कि माई बाप है, ठीक है, आईना, ठीक है। होमवर्क लिखो, मैं स्पेलिंग बता रही हूँ, IANA, फुल फॉर्म लेके आना है कल आपको इसका क्या है और ये क्या करती है। IANA, मैं बता रही हूँ कि ये माई बाप है नेटवर्किंग के वर्ल्ड का, ये सब रूल्स बनाता है। फिर आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मुझे कल ला के देनी है। तो आईना ने क्या किया ना, स्टैंडर्ड्स बना दिए कि पहले क्या होता था कि एचपी अपनी मर्जी से स्विच बना रहा है, सिस्को अपनी मर्जी से स्विच बना रहा है। एक बार कस्टमर ने अगर सिस्को के स्विच खरीद लिए तो बाकी अगर वो उसका नेटवर्क एक्सपैंड करेगा तो उसको सिस्को के ही स्विचेस खरीदने पड़ेंगे, वो दूसरा कुछ नहीं खरीद सकता। हो गया, चलो। अच्छा, इतना लंबा केबल है लोग के? चल रहने नहीं तो अपन चार्ज कर लेंगे अगर मेरा। ये मेरा है, वो प्रोजेक्टर है। ये प्रोजेक्टर है? हाँ, एक प्रोजेक्टर भी है ना शायद से, कि ये वाला है। ये देखिए क्या से केबल है, नहीं है। हाँ ठीक है। There are two industries of एक आईना नेटवर्क पर काम करती है इंटरनेट पर, और इससे रिलेटेड ही एक और नाम मैंने पढ़ा था, वो ये नेटवर्क पर काम करते हैं। तो एक और कंपनी जो वायरिंग होती है, हाँ, सबमरीन वायरिंग इंटरनेट की, उसके ऊपर वर्क करती है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसके ऊपर भी काम करती है। AT&T करके एक कंपनी है, वो इस पे काम करती है, ठीक है। विल कम टू दैट, डोंट वरी, धीरे धीरे चलते आगे, है ना। तो आपको अभी का जो होमवर्क है वो ये है कि आप लोगों को आईना के बारे में पढ़ना है कि वो क्या करती है। आईना ने क्या किया कि जैसे जो सिस्को है, हेलो, हाँ, आईना ने क्या किया कि जैसे सिस्को एक कंपनी है, अब सिस्को अलग तरह से स्विच बना रही है, एचपी अलग तरह से स्विच बना रही है। तो क्या होता था कि कस्टमर ना बंध जाता था, एक बार सिस्को ले लिया तो फिर आगे डिवाइसेस भी उसे सिस्को के ही लेने पड़ते थे, जिसके कारण दिक्कत ये होने लगी कि आपका जो कस्टमर है वो सफर करता था, क्योंकि बाद में वो मनमाने दाम लेती थी। ये जो कंपनीज है शुरू में सस्ता बेच देंगी, फिर मनमाने दाम लेंगी, जैसे जियो ने हमारे साथ किया धोखा, ऐसे करती थी। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आईना ने क्या किया ना, स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट करी
कि सभी को एक सिंगल पॉलिसी के ऊपर काम करना है। एक तरह के रूल्स मैं लिख के दूंगा, उस रूल्स के हिसाब से ही तुमको डिवाइसेस बनाए, चाहे एचपी बनाए, चाहे डीलिंक बनाए, चाहे सिस्को बनाए, चाहे नेटगियर बनाए, कोई सी भी कंपनी बनाए, उन रूल्स के हिसाब से आपको डिवाइसेस बनाने हैं एंड दे शुड बी इंटर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। आइसोलेशन नहीं होना चाहिए, ये रूल क्रिएट किया। तो इसीलिए अगर हम सिस्को का सीसीएनए पढ़ते हैं तो हमें डीलिंक भी समझ आएगा, हमें एचपी भी समझ आएगा, हमें नेटगियर भी समझ आएगा, क्योंकि सबकी बेसिक टोपोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, फंक्शनिंग सेम रहती है, कुछ थोड़े बहुत माइनर चेंजेस के साथ सेम काम करते हैं। इसलिए हम सिस्को पढ़ रहे हैं क्योंकि लार्जेस्ट प्लेयर है। ठीक है, अब अगर हम एक और तरह से क्लासिफिकेशन को समझे स्विचेस की ही, तो वो होती है लेयर 2 एंड लेयर 3 क्लासिफिकेशन। ठीक है, लेयर 2 एंड लेयर 3 क्लासिफिकेशन। अब ये होती क्या है, सबसे पहले आप ये समझो कि जब आप, मैंने आपको बोला कि आप डिवाइसेस के ऊपर क्या कर सकते हो, मल्टीपल नेटवर्क्स एक स्विच के ऊपर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैंने मल्टीपल नेटवर्क क्रिएट करे और प्रिंटर को मैंने नेटवर्क ए में डाल दिया और ये 3 डिवाइसेस भी मैंने उसी नेटवर्क में डाल दिए, तो ये तो एक नेटवर्क हो गया। और दूसरे नेटवर्क को मैंने क्या किया, मेरा पीसीएफ, डी और ई अलग नेटवर्क के मेंबर्स हैं। अब एज पर द रूल्स आपके वो ही डिवाइसेस आपस में बात कर सकते हैं जो सेम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं। ठीक है, दो अलग अलग नेटवर्क के डिवाइसेस आपस में बात नहीं कर सकते। फाइन, किसके बेसिस पे, स्विच के बेसिस पे। अगर हमारे नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ स्विच लगा हुआ है, और वो भी कैसा स्विच, L2 स्विच, लेयर 2 स्विच अगर लगा हुआ है, तो हमारा नेटवर्क ए हमारे नेटवर्क बी से आपस में बात नहीं कर पाएगा। बट देन दैट दिस इज नॉट समथिंग वी डिजायर। हमें क्या चाहिए, भले ही हमारा आइसोलेशन रहे, ये नेटवर्क के लोग एक कैटेगरी के हैं, ये नेटवर्क के लोग अलग कैटेगरी के लिए हैं, लेकिन जब जरूरत हो तब इस नेटवर्क के लोग इस नेटवर्क के लोग से बात कर पाए, मे बी बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, सर्टेन फिल्टरेशन, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे चले, बट ये बात कर पाए। आप लोग कंफर्टेबल हो इस आवाज से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हो रही प्रॉब्लम तुमको? अब वॉल्यूम कम कर दूं, क्योंकि क्या होगा ना, अगर, हेलो, अभी ठीक है, क्योंकि ना अगर मैं ज्यादा बोलूंगी ना तो मेरा गला ही बैठ जाएगा, फिर क्लास बंद हो जाएगी। ठीक है, तो बताओ, ये लड़का मेरा ही वो निकाल के चला गया लैपटॉप के कनेक्शन। बंद हो जाएगा लैपटॉप, रुक जाओ, मैं दूसरा चार्जर लाती हूँ। एक और फातिमा कैसी? अच्छी, हैप्पी दिवाली। राउटर नेटवर्क 3 लेयर 3 रहता, राउटर लेयर 3 पे काम करता है।
लेयर 3 पर फिजिकल लॉजिकल एड्रेस 3 पर नेटवर्क लेयर पे नेटवर्क लेयर और ठीक होगा ना। अरे पूरा हो गया। पावर नहीं आ रही। मैंने ऑन ऑफ करा था उसको बंद हुआ। आगे वाले प्लग में लगा दोनों में लगाने हैं। नहीं आगे तो बंद है। ये बंद है चालू में उधर लगाना। पर इसमें मेरा वो तो चल रहा था ना लो माइक। होता है कि आपका जो एक नेटवर्क है वो दूसरे नेटवर्क से बात नहीं कर सकता, ये कैपेबिलिटी नहीं होती उसके अंदर। और जो L3 स्विच होता है वो आपके अगर दो नेटवर्क मैनेज्ड स्विच के ऊपर अगर आपने दो नेटवर्क क्रिएट करे हैं तो उन दोनों को आपस में बात कराने की कैपेबिलिटी L3 स्विच के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि आपका L3 स्विच जो है, क्योंकि आपका जो L3 स्विच है ना, एक सेकेंड ये ना आप एक काम करो, ये तो लगेगा ही नहीं। नहीं लगेगा, बहुत मोटा है। क्योंकि आपका जो L3 स्विच है ना उसके अंदर एक अलग तरह की कैपेबिलिटीज होती हैं। क्या कैपेबिलिटीज होती है? उनको कहा जाता है राउटिंग कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो जो आपका नेटवर्किंग का नेक्स्ट डिवाइस है वो है आपका राउटर। राउटर के पास क्या कैपेबिलिटी होती है कि वो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन कराने की एबिलिटी रखता है। अब इसको लेयर 2 लेयर 3 क्यों बोलते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। OSI की 7 लेयर्स होती हैं जिसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ठीक है, तो आपका जो स्विच होता है वो लेयर 2 डिवाइस कहलाता है इन जनरल, लेकिन उसका लेयर 3 वर्जन भी आ गया है जिसके अंदर राउटिंग कैपेबिलिटीज एडेड होती हैं। राउटर क्या करता है, दो अलग अलग नेटवर्क्स हैं, उन दोनों अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, तो दैट इज नोन एज अ राउटर। राउट मतलब रास्ता दिखाना, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क पे जाने का रास्ता जो दिखा सके वो डिवाइस कहलाता है आपका राउटर। ठीक है, बाकी तो अपना CCNA पूरा का पूरा स्विच और राउटर के इर्द गिर्द घूमेगा, तो और डिटेल में धीरे धीरे हम उसे पढ़ते जाएंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि स्विच नेटवर्क क्रिएट करने में हेल्प करता है और राउटर एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से बात कराने में हेल्प करता है। ठीक है, डन। आप लोग मऊ से ट्रेवल करके आते हो बाइक से? अभी काम किया पूरा दिन और अब क्लास में आए हो, हैक्टिक डे है ना? अच्छा, मैंने यहाँ पे ये लिंक भी दिया हुआ है, जब PDF में आपको दूंगी ना तो ये लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो। ये जब इस पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि सिस्को कितने तरह के राउटर्स ऑफर करता है। सिमिलरली स्विच के ऊपर भी सेम लिंक दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो कि स्विच ये तो हो गया समर, बधाई हो। आई डोंट नो, ये वाला जो केबल था ना, हाँ ठीक है, के नीचे तो वो तो ठीक है, के ऊपर तो पावर केबल बन गई। बढ़िया, तेरे को गिफ्ट दिया वो केबल। ठीक है, देखो इतने सारे तरह के राउटर्स हैं आपके पास, देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको। ब्रांच राउटर्स अलग हैं, वैन एग्रीगेशन राउटर अलग है। ठीक है, आ नहीं रहा, रुक जाओ एक सेकेंड ना, इसको अपन बंद कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है,
ये दिख रहे हैं, देखो व्यू ऑल राउटर्स में देखो तो ब्रांच के लिए अलग सीरीज के राउटर हैं, वैन एग्रीगेशन के लिए अलग राउटर हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अलग राउटर है। इसके बाद आपके पास ना इंडस्ट्रियल राउटर्स भी होते हैं जो रगड होते हैं। रगड मतलब धूप, पानी, धूल, इन सब से जनरली क्या बोलते हैं लोग, आईटी के डिवाइसेस को तो एसी में रखना पड़ता है, ठंडी जगह में, साफ सुथरी जगह में रखना पड़ता है। लेकिन ऐसे आईटी के डिवाइसेस भी आते हैं जिन्हें आप ओपन एयर में भी रख सकते हो। धूल, धूप, पानी सबसे प्रोटेक्शन रहता है, उनको रगड डिवाइसेस बोलते हैं, जिसे इंडस्ट्रियल बोलते हैं। ठीक है, IP63, IP67 ऐसी रेटिंग्स होती है उनकी कि किस लेवल पे प्रोटेक्शन वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इतने सारे तरह के होते हैं। ये आपका वर्चुअल राउटर्स भी होते हैं, आपके पास स्मॉल बिजनेस के छोटे छोटे राउटर्स भी होते हैं। ऐसे अलग अलग तरह के राउटर्स हैं। ये क्या करते हैं, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, विच डिवाइसेस, राउटर्स। नाउ नेक्स्ट इज अगेन क्लासिफिकेशन। ठीक है, विडंबना जिंदगी की, वापस से क्लासिफिकेशन आया राउटर्स का। आपके पास दो तरह के राउटर्स होते हैं, वायरलेस राउटर्स, ठीक है, और दूसरे वायर्ड राउटर्स। वायरलेस राउटर्स क्या होते हैं, जो कि आपको, दे आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ऑफिसेस एंड होम्स। जनरली आप लोग राउटर किसको बोलते हो, ये वाईफाई का राउटर है। घर पे जो होता है ना, अपन उसको क्या बोलते हैं, ये वाईफाई का राउटर है। वाईफाई का राउटर कैसा दिखता है, उसके दो ऐसे टेंटिकल्स निकले रहते हैं और पीछे 4 पोर्ट्स होते हैं जिसपे केबल कनेक्ट हो सकती है। तो असल में वो पता है क्या है, स्विच और राउटर का कॉम्बिनेशन है, उसे हम एक्सेस पॉइंट बोलते हैं। टेक्निकल टर्म्स में उसे हम लोग एक्सेस पॉइंट बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में उसे हम एपी बोलते हैं। वी कॉल इट एज एपी ऑल्सो। नेक्स्ट स्लाइड है उसके ऊपर। और एक होता है आपका वायर्ड राउटर, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, आपके इस राउटर के ऊपर ब्रॉडबैंड की या इंटरनेट की केबल फिजिकली आके टर्मिनेट होती है और वहां से फर्दर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है ओवर द लैन। अब ये डिवाइसेस, राउटर्स जो है ना, इसी तरह का डिवाइस आपको वहां पे भी रखा हुआ दिख रहा होगा, जो अपनी रैक में लगे ऊपर ऊपर के, देखो ऐसे ही है वो डिवाइसेस। इसमें अलग अलग तरह के पोर्ट होते हैं, हर पोर्ट का अपना काम रहता है। जैसे सबसे आप यहाँ पे देखो, ये वाला जो है, दिस इज योर पावर कनेक्शन, ये वाला, यहाँ पावर कॉर्ड लगती है, ये स्विच में भी होता है, राउटर में भी होता है। इसके बाद यहाँ पे एक पावर स्विच होता है जहां से आप डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद अलग अलग तरह के पोर्ट्स है। अब मैं आपको इनके मीनिंग्स बताती हूँ कि क्या होते हैं। सबसे पहला आपका ये देखो, कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट होता है, क्योंकि जब आप पहली बार आपके डिवाइस से कनेक्टिविटी लेते हो, तब आपको जब इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन उसके ऊपर जो डालनी होती है, वो आपकी ये कंसोल पोर्ट के थ्रू होती है। कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर प्री कॉन्फ़िगर्ड आईपीज आते हैं। जैसे हम एचपी की बात करें ना, तो एचपी के हर स्विच के ऊपर 192.168.1.100 एक आईपी डला हुआ रहता है, आप उससे कनेक्टिविटी ले सकते हो। लेकिन सिस्को के डिवाइसेस एकदम वैनिला आते हैं, उनके ऊपर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन प्री लोडेड नहीं होती है। अगर आपको उसे कॉन्फ़िगर करना शुरू करना है, तो आपको आपके लैपटॉप को राउटर के कंसोल पोर्ट से कनेक्ट करना पड़ता है, तब जाके आप उस राउटर की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑक्सिलरी पोर्ट, यही काम रिमोट के थ्रू करना। जब नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड नहीं है आपके डिवाइसेस के ऊपर और आप दूर बैठ के इस डिवाइस के कंसोल की कनेक्टिविटी अचीव करना चाहते हो, तब आप ऑक्सिलरी पोर्ट का यूज करते हो। फिर आपके पास है फास्ट ईथरनेट पोर्ट्स एंड सीरियल पोर्ट्स। सीरियल पोर्ट्स जनरली आपकी जो वैन कनेक्टिविटी होती है, वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी, या फिर आप कह लो इंटरनेट कनेक्टिविटी। पहले के जमाने में सीरियल पोर्ट्स के ऊपर इंटरनेट के कनेक्शंस आते थे, अब कोई भी नहीं यूज करता सीरियल पोर्ट। बहुत रेयर केसेस में पुराने गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह में सीरियल पोर्ट्स का यूज किया जाता है। अब इंटरनेट किसके ऊपर आता है, फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर पे आता है ना। लैन केबल्स, पहले ब्रॉडबैंड आया तो अपना लैन, अपनी ये जो RJ45 वाली केबल थी, इसके ऊपर आने लगा था। अब फाइबर के ऊपर आ रहा है। फाइबर केबल कैसी दिखती है, वहां पे रैक में एक येलो कलर की केबल दिख रही है, देखो टॉप पे एकदम बारीक सी,
देख लो, आप लोग को भी देखना है तो जाते जाते देख लेना, आपकी इच्छा। वो देख टॉप पे व्हाइट कलर के डिवाइस में कनेक्ट हो रही है, पतली सी एकदम बिजली के तार के जैसी है। ये ऑप्टिकल फाइबर होती है। ट्रांसमिशन का तरीका अलग होता है ऑप्टिकल फाइबर्स में। कॉपर केबल्स में ट्रांसमिशन का तरीका अलग होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स में अलग रहता है। ऑप्टिकल फाइबर्स पे आपका डेटा मोर प्रिसाइजली एट अ फास्टर रेट ट्रांसफर कर सकता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, तो पहले आते थे वैन पे इंटरनेट कनेक्शंस, फिर आने लगे लैन केबल्स के ऊपर, और अब आने लगे हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स के ऊपर। स्पीड भी बढ़ती जा रही है, कैपेबिलिटीज भी बढ़ती जा रही है उसकी। पर आपका ना वैन जो सीरियल पोर्ट है वो कुछ ऐसा दिखता है, जो मैंने अभी हाईलाइट करा ना सर्कल के अंदर, वो ऐसा दिखता है। और एक और है इधर देखो, ये स्मार्ट सीरियल है, ये सीरियल है। दो तरह के सीरियल पोर्ट्स आते थे, पहले सीरियल आते थे, फिर स्मार्ट सीरियल्स आए, जिसमें आप देख रहे हो स्लीक हो गए, मॉडर्न हो गए, पतले दुबले हो गए। पहले मोटे मोटे आते थे, जैसे अपनी टीवी पहले इतनी मोटी आती थी, फिर स्लीक हो गई वो। सेम ऐसे सीरियल पोर्ट पहले बड़े बड़े आते थे, बाद में वो स्लीक हो गए, उनको कहते हैं स्मार्ट सीरियल पोर्ट। बस इतना नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आप कोई यूज तो करता नहीं उनको। अब जो मेन, ये दोनों सीरियल है, एक सीरियल है और ये स्मार्ट सीरियल है, दोनों नहीं यूज होते। बहुत रेयर केसेस में ये जो कनेक्टिविटीज हैं वो यूज होती हैं। केबल लगाते हैं इसके ऊपर भी, मैं दिखा दूंगी, यहाँ पे अपने पास है। हाँ, यहाँ पे आपकी ना वैन कनेक्टिविटी आती है, राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी होती थी सीरियल पोर्ट्स के ऊपर। और आपकी जो एंड यूजर्स हैं वो आपके कनेक्ट होते हैं इनके ऊपर, फास्ट ईथरनेट पोर्ट्स पे। ये पुराना राउटर है इसलिए इसमें फास्ट ईथरनेट पोर्ट है। अब नए राउटर्स में गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट्स आते हैं। ये जो पोर्ट्स होते हैं ना, ये इनको हम लैन इंटरफेसेस कहते हैं। ये इन्हें RJ45 भी कहा जाता है। RJ45 अलग अलग स्पीड्स में आते हैं, ठीक है। 10 Mbps की स्पीड में भी आते हैं, 100 Mbps की स्पीड में भी आते हैं, 1000 Mbps की स्पीड में भी आते हैं, 10 गिग की स्पीड में भी आते हैं, 40 गिग की स्पीड में भी आते हैं, 100 गिग की स्पीड में भी आते हैं। ठीक है, अलग अलग स्पीड में आते हैं। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई वैसे वैसे इनकी स्पीड्स भी बढ़ती गई। अब जो फास्ट ईथरनेट होता है ना, असल में वो ये 10/100 Mbps की जो स्पीड होती है ना, उसे आप फास्ट ईथरनेट कनेक्शन बोलते हो। और 1000 Mbps वो गीगाबिट कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है? Mbps का क्या मतलब है? मेगाबिट्स पर सेकेंड। इतना ट्रांसमिशन रेट रहेगा। अगर 100 Mbps है तो पर सेकेंड 100 मेगाबिट्स ऑफ डेटा कैन पास थ्रू द केबल। इतनी ही स्पीड मिलेगी 100 Mbps, मतलब ये फास्ट इथरनेट है। एक होता है गीगाबिट इथरनेट जिसमें 1000 दैट इज 1000 Mbps की आपको लिंक मिलती है, ज्यादा तेजी से आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिट करता है। इसके बाद 10 गिग, 40 गिग, 100 गिग ये सब भी आ चुके हैं मार्केट में। इनफैक्ट इसके ऊपर भी आ गए हैं। इसीलिए पहले हमारे जमाने में जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते थे, हम याहू पे क्लिक करते थे, एक रोटी फिनिश कर लेते थे, तब तक याहू का पेज खुलता था। और आप लोगों में क्लिक करा, ओपन हो गया। क्यों? क्योंकि बैकबोन स्ट्रांग हो गई है, ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसफर हो गया है डेटा का बैकबोन्स में। वाई? बिकॉज ये एनहेंसमेंट्स जो हुई है ना टेक्नोलॉजी में ओवर द केबल्स, इसके कारण से। ठीक है, नाउ दिस इज अ स्लाइड विच आई विल बी स्किपिंग फॉर टुडे, क्योंकि अभी इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे का स्लाइड आ गया है। तो ये आपका सीरियल पोर्ट और स्मार्ट सीरियल पोर्ट है। ऊपर वाला सीरियल है, नीचे वाला स्मार्ट सीरियल है। स्मार्ट सीरियल पोर्ट में आपकी 60 पिन फीमेल कनेक्टर्स होते थे और स्मार्ट सीरियल में आपका 26 पिन फीमेल कनेक्टर्स हैं। ठीक है, आपको डिफरेंस ऊपर और नीचे वाले पोर्ट्स में नजर आ रहा है, तो यू कैन आइडेंटिफाई। ये आपका HVIC कार्ड होता है। ठीक है, हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड, HVIC का फुल फॉर्म है हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड। ऐसा दिखता है वो। अब इसका पर्पस क्या होता है? आप देख रहे हैं जो राउटर्स है उनके ऊपर ना बहुत कम पोर्ट्स हैं और स्विचेस के ऊपर ऑलरेडी ऐसे लैन पोर्ट्स बहुत सारे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे राउटर के ऊपर और लैन पोर्ट्स की जरूरत है, तो हम ये HVIC कार्ड्स ऐड करते थे उसके ऊपर।
HVIC के बाद आए एनहांस्ड हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड, जिनको EHVIC कहा जाता था। ठीक है, ऐसे आगे आगे बढ़ते गए, और ये समुद्र की गहराइयों से खोद के लाया गया हमारा कंसोल पोर्ट। ऐसे ही दिख रहे हैं ना कि बहुत कहीं दबा पड़ा था बेचारा, उसको निकाल के ले आए। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। हम सीखेंगे इसको कनेक्ट करना। आपको कंसोल पोर्ट पे कंसोल केबल लगानी पड़ती है और लैन पोर्ट्स पे लैन केबल लगानी पड़ती है। कंसोल केबल ऐसी दिखाई देती है, ये देख रहे हो, इसके एक एंड पे सीरियल कनेक्टर है, एक पे RJ45 कनेक्टर है, ये वाली, ये इसे कंसोल केबल बोलते हैं। हम इसके थ्रू कनेक्ट करना सीखेंगे। अब ना USB कंसोल भी आ गई है। USB कंसोल मतलब उसका एक सिरा जो होता है वो अपने मोबाइल में, ये C टाइप पोर्ट होता है ना, ऐसा रहता है, और एक RJ अपना USB पोर्ट रहता है। एक तरफ बड़ा USB C टाइप बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, जो थोड़ा बड़ा होता है ना USB पोर्ट, ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, ए पोर्ट होता है, और एक तरफ C पोर्ट जैसा होता है वो। तो जो उसका C टाइप होती है ना, वो राउटर या स्विच में कनेक्ट होती है, और दूसरा वाला एंड अपने डिवाइस में कनेक्ट होता है। उसके थ्रू हम कंसोल की कनेक्टिविटी भी ले सकते हैं। अब जो लेटेस्ट डिवाइसेस आ रहे हैं उसमें इसकी बजाय वो केबल की कनेक्टिविटी वाले पोर्ट्स जो हैं वो यूज होते हैं। ठीक है, इस पीसी में सीरियल पोर्ट क्या इस पीसी में सीरियल पोर्ट है क्या? नहीं, इसमें नहीं है, ये तो VGA पोर्ट है, ये VGA पोर्ट है, इसके वही भी VGA पोर्ट है, डुअल डिस्प्ले के लिए VGA पोर्ट है। फीमेल कनेक्टर चाहिए, ये मेल कनेक्टर है। ठीक है, ओके। आपको यहाँ पे, आपके पास इतने सारे खाली जगह हैं। अच्छा, पीसी में अगर आपका ना, आपको ना ये DB9 कन्वर्टर यूज करना पड़ता है, जो पुराने जमाने के थे ना, उसमें आपको ये कन्वर्टर एक यूज करना पड़ता था, उसको DB9 कन्वर्टर बोलते हैं। एक सेकंड, चलो मैं गूगल करके दिखा देती हूँ। ये रहा, ये DB9 कन्वर्टर है। तो ये DB9 कन्वर्टर क्या करता है, आपके इस वाले पोर्ट को USB में कन्वर्ट करता है। फिर आप इसको, पहले के लैपटॉप्स आते थे सीरियल पोर्ट के साथ, बाद में आना बंद हो गए। जैसे और एडवांस लैपटॉप मेरा है ना, इसमें लैन पोर्ट भी नहीं है। क्या विडंबना है, मुझे USB से कन्वर्टर लगाना पड़ता है, इसके ऊपर लैन लगाती हूँ मैं। जितना जितना एडवांस होते जाते हैं उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए उसमें से पोर्ट्स हटाते जा रहे हैं। अब क्या, सीरियल पोर्ट जनरली कोई यूज नहीं करता है, तो इसलिए सीरियल पोर्ट लैपटॉप्स में से हटा दिए गए। तो आप DB9 कन्वर्टर यूज करते हो सीरियल टू USB के कन्वर्जन के लिए। ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना व्हाइट कलर का आपको, ये है। फाइन, सो दिस इज योर ऑल टाइप ऑफ थिंग्स जो आपके पास अवेलेबल हैं। नाउ मूविंग अहेड, एक आपकी और नेटवर्क से रिलेटेड चीज होती है जिसे हम कहते हैं फायरवॉल। नेटवर्क के कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं आज हम लोग, है ना। हमने देखा राउटर, स्विच, राउटर के ऊपर के पोर्ट्स देखे। अब ये एक फायरवॉल एक कंपोनेंट होता है। फायरवॉल क्या होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मॉनिटर एंड फिल्ट्रेशन दोनों काम करता है। ये जो डायग्राम बना हुआ है, इट इज डिपिक्टिंग इट वेरी करेक्टली कि आपका जो ट्रैफिक है इंटरनेट से, पब्लिक इंटरनेट से आपका ट्रैफिक आ रहा है, जो सही अच्छा ट्रैफिक है, ठीक है, स्पेसिफिक ट्रैफिक जो अलाउड है, वो तो आपके नेटवर्क में अंदर चला जाएगा और रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन जो अनवांटेड ट्रैफिक है, जो हैकर्स का ट्रैफिक है, वो रिजेक्ट हो जाता है। एंड जो रूल्स बनते हैं कि हमारा कौन सा ट्रैफिक अलाउड है, मतलब परमिटेड है, और हमारा कौन सा ट्रैफिक डिनाइड है, मतलब नॉट परमिटेड है, ये रूल्स आपके फायरवॉल के ऊपर बनते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट इज नोन एज अ फायरवॉल। फायरवॉल भी मल्टीपल तरह की होती है।
वी विल बी स्टडिंग अबाउट इट। हमारे पास मल्टीपल तरह की फायरवॉल्स भी होती हैं। सबसे पहले फायरवॉल हमें क्या देती है? एक तो कंट्रोल, एक्सेस टू द नेटवर्क, हमारे नेटवर्क को कौन कितना क्या एक्सेस कर सकता है वो चीज हम हमारी फायरवॉल पे डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, हम हमारा इनकमिंग और आउटगोइंग कनेक्शंस के ऊपर स्क्रूटनिंग कर सकते हैं कि कौन अंदर आ सकता है, कौन बाहर जा सकता है। आना जाना अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, फायरवॉल के रूल्स के हिसाब से चलेगा। एक्टिव कंट्रोल ऑफ एप्लीकेशंस, प्राइवेसी प्रोटेक्शन एंड अलर्टिंग ऑफ द सस्पिशियस एक्टिविटी आल्सो इज पॉसिबल। मतलब अलर्टिंग ऑफ द सस्पिशियस एक्टिविटी मतलब मान लीजिए कि किसी एक आईपी से बार बार आपकी फायरवॉल के ऊपर कोई ट्रैफिक भेजने की कोशिश की जा रही है, तो इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। मे बी समबडी इज ट्राइंग टू पेनिट्रेट इनटू योर नेटवर्क। तो आपका क्या किया जाता है कि फायरवॉल के ऊपर पॉलिसी क्रिएट कर दी जाती है कि अगर किसी एक आईपी से बार बार कोई ट्रैफिक आ रहा है तो वो नंबर ऑफ टाइम्स अगर आ गया तो उसे डिनाई के साथ साथ क्वारंटाइन भी कर दो, मतलब उस आईपी को ही ब्लॉक कर दो। देन दैट आईपी विल नो लॉन्गर बी एबल टू सेंड एनी काइंड ऑफ ट्रैफिक टू योर फायरवॉल। और साथ में एक तो ये एक्टिविटी आपकी सस्पिशियस एक्टिविटी थी, उस सस्पिशियस एक्टिविटी के अगेंस्ट आपने एक प्रोटेक्शन एक्शन लिया और आप एक अलर्ट भी जनरेट कर सकते हो। मतलब ईमेल नोटिफिकेशन चली जाएगी सिक्योरिटी टीम को कि भाई ऐसा अटैक आपके ऊपर होने की कोशिश हुई थी। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन ऑन अ फायरवॉल। हमारे पास प्रॉक्सी फायरवॉल होती है, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल होती है, यूटीएम होती है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होती है और थ्रेड फोकस्ड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होती है। इतनी सारी तरह की फायरवॉल्स होती हैं। इनके मतलब हम जब थोड़ा और पढ़ लेंगे तब इनको डीप में पढ़ेंगे कि भाई ये क्या होती हैं। अभी समझ लो कि फायरवॉल क्या होती है। इट इज अ वॉल बिटवीन योर प्राइवेट नेटवर्क एंड योर पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क मतलब इंटरनेट, प्राइवेट नेटवर्क मतलब आपका नेटवर्क, उसके बीच की एक वॉल जिसमें से आप विंडोज क्रिएट करते हो। कौन सा ट्रैफिक अलाउड है और कौन सा ट्रैफिक अलाउड नहीं है, दैट इज व्हाट इज नोन एज फायरवॉल। हाँ, जैसे आपने बताया कि जैसे फेसबुक को ब्लॉक करना है या यूट्यूब को ये करना है, तो हम इसमें हम कर सकते हैं क्या पीसीस में? देखो पीसी में आप ये चीज कर सकते हो बट वाया द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। जैसे आपका नॉर्टन हो गया, ये सब आपकी रहती है ना, डीएलपी की आपके टूल्स रहते हैं जिनको अगर आप आपके सिस्टम पे करते हो तो आप मतलब माइक्रो सर्विस लेवल तक डिसेबलिंग या एनेबलिंग कर सकते हो। सिस्टम फायरवॉल के ऊपर आप पोर्ट नंबर के बेस पे फिल्टरिंग कर सकते हो। पोर्ट नंबर, हाँ नहीं, राउटर में तो रहता है, ये पीसी की बात कर रहे हैं। पीसी में भी एक फायरवॉल होती है। पीसी की फायरवॉल और जो फायरवॉल मैं बता रही हूँ वो अलग अलग है। पीसी की फायरवॉल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक फायरवॉल है, वो है जो कि आपके इस मशीन से कौन से पोर्ट नंबर का ट्रैफिक अलाउड है और कौन से का नहीं है वो डिफाइन करती है। जिस फायरवॉल की हम बात कर रहे हैं वो पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर रही है। इट्स नॉट प्रोटेक्टिंग ओनली द डेस्कटॉप, आपके सिस्टम को नहीं। अगर आप पीछे की स्लाइड देखोगे तो ये देखो, दिस इज योर राउटर। इस राउटर से इतने सारे डिवाइसेस कनेक्टेड थे, चाहे वो मोबाइल डिवाइस हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कोई सर्वर हो, डेस्कटॉप हो, अलग अलग तरह के डिवाइसेस थे। इनके ऊपर अगर बाहर से कोई ट्रैफिक आ रहा है या ये कोई ट्रैफिक बाहर भेज रहे हैं, दोनों सिचुएशंस में इनको एक फिजिकल अप्लायंस होता है जिसके वाया पास होके जाना पड़ता है, उसे हम कहते हैं फायरवॉल। तो जब आप कभी ऐसा करते हो ना, जैसे मान लीजिए कि हम लोग, एक व्हाइट बोर्ड ओपन करती हूँ मैं, नहीं दिख रहा। तो फायरवॉल का अगर हम डिपिक्शन करें, अगर मैं इसी ऑफिस को आपको बताऊं कंसीडर करके कि यहाँ फायरवॉल कहाँ लगेगी, तो फायरवॉल कैसे लगेगी। मेरा इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा है, इंटरनेट मतलब पब्लिक वर्ल्ड है ना, इंटरनेट मतलब पब्लिक वर्ल्ड। अब पब्लिक वर्ल्ड पे कुछ अच्छे लोग भी बैठे हैं और कुछ बुरे लोग भी बैठे हैं।
तो मुझे जहां मेरे पब्लिक वर्ल्ड का एज पॉइंट है वहां पे मुझे फायरवॉल कनेक्ट करनी पड़ती है, और बाकी मेरा पूरा नेटवर्क फायरवॉल के बिहाइंड होता है. इट्स बिहाइंड द फायरवॉल एवरीथिंग. ओके. तो वो वाईफाई कैसे देखो, कनेक्टिविटी के पहली चीज तो समझो कि यहाँ जो कनेक्टिविटी है, अगर हम इस ऑफिस की बात कर रहे हैं तो ये सारे डिवाइसेस ओवर द लैन कनेक्टेड है. ओवर द लैन मतलब इस डिवाइस को नेटवर्क तब मिलेगा जब मैं इसमें से एक RJ45 केबल लेके वॉल सॉकेट में लगाऊंगी, तब इसे नेटवर्क मिलेगा. तो इस सिचुएशन में बाहर का आदमी तो मेरे नेटवर्क को कनेक्ट नहीं कर सकता है. ठीक है. अब ऐसा हो सकता है कि जब मैं यहाँ नहीं हूं, तुम चोरी से आओ अंदर और मेरे सिस्टम की केबल निकाल के अपना सिस्टम का केबल लगा दो. पॉसिबल है. उसके लिए हम लोग पोर्ट सिक्योरिटी यूज करते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे CCNA में. तुम जो सिचुएशन बता रहे हो वो ये है कि यहाँ से जो वायरलेस सिग्नल ब्रॉडकास्ट हो रहा है, उस ब्रॉडकास्ट से मैंने मेरे लैपटॉप को कनेक्ट किया है, यहाँ मेरा मोबाइल कनेक्टेड है. अब आप ये कह रहे हो कि मैं किसी थर्ड पर्सन को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकती हूँ इस पे कनेक्ट होने के लिए. पहला लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन आता है पासवर्ड बेस्ड. पर पासवर्ड को तो हम हैक भी कर सकते हैं. इट्स इजी, मतलब 2-3 दिन में आपका वाईफाई का पासवर्ड हैक किया जा सकता है. दूसरा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है आपका मैक बेस्ड फिल्टरिंग. मैक बेस्ड फिल्टरिंग में क्या होता है कि मेरा ये डिवाइस है, इसका मैक इतना आसान नहीं है कि आपको पता चल जाए जब तक मैं आपको इसको 5-10 मिनट के लिए यूज करने ना दूं. और आजकल तो सबके मोबाइल सबके किडनी के बराबर इंपॉर्टेंट हो गए. कोई किसी के पास नहीं छोड़ता अपनी किडनी, है ना, कोई देता नहीं है. तो मैक बेस्ड फिल्टरिंग अगर आप एनेबल कर देते हो तो मेरे डिवाइस का जो मैक एड्रेस है वो मेरे एक्सेस पॉइंट की अलाउ लिस्ट में डाल दिया जाता है कि अगर मेरे पास पासवर्ड है भी तो भी मेरे जो परमिटेड डिवाइसेस है सिर्फ वो ही नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हैं. तो इस तरह से हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. और एक तरीका है, हम हमारा SSID हिडन कर सकते हैं. हाँ, SSID मतलब ये जब भी आप देखो मेरी स्क्रीन पे यहाँ वाईफाई जो है, यहाँ पे अलग अलग नाम दिख रहे हैं वाईफाई के. ठीक है, ये SSID कहलाता है. दिस इज द नेम ऑफ द वाईफाई नेटवर्क जो मेरे इस रूम के अंदर ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं. ठीक है. अब और एक होमवर्क लिख लो, SSID का फुल फॉर्म. आईना का फुल फॉर्म और उसका पर्पस. SSID का पर्पस तो मैंने बता दिया आपको, फुल फॉर्म क्या है ये याद भी करना है आपको, है ना. कभी कभी कुछ पागल लोग होते हैं इंटरव्यू में जो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि SSID का फुल फॉर्म क्या होता है. ये नाम ही नहीं दिखेगा. तो आपको अगर कनेक्ट करना है तो आप मैनुअल जाओ, SSID का नाम टाइप करो, पासवर्ड टाइप करो, यहाँ पे आप ना ऐड, एक नया नेटवर्क आपको ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. और उसके बाद आप उससे कनेक्टिविटी ले सकते हो, वो हिडन हो जाएगा. हाँ हाँ, देखो अगर मैंने आपको बताया ही नहीं है कि मेरा SSID किस नाम से है, ऑब्वियसली ये मैं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. और आपको उसके लिए इंटीग्रेशंस करने पड़ते हैं. अब प्लेन स्विच के लेवल पे वो चीज पॉसिबल नहीं है. अगर आप ये चाहते हो कि कोई भी थर्ड, जैसे एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन क्या हो गई कि लैन में आपने पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल कर दी, वो क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे. वाईफाई में आपने क्या किया, मैक बेस्ड फिल्टरिंग कर दी. SSID को हिडन भी कर दिया आपने. उसके बावजूद अगर कोई आपके नेटवर्क में कनेक्ट हो पाता है तो क्या होता है कि आपके पास ना NAC सॉल्यूशंस होते हैं, नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल सॉल्यूशन, NAC सॉल्यूशंस बोलते हैं. अरूबा में क्लियर पास के नाम से है, सिस्को में आइस के नाम से, इंटीग्रेटेड सर्विसेज इंजन के नाम से है. ये सॉल्यूशन आपको डिवाइस का डोमेन में एडेड है कि नहीं. अब डोमेन क्या होता है, ग्रुप, कंपनी का एक आइडेंटिफिकेशन होता है. अगर मेरा ये डिवाइस
उस टैग के साथ है तो मतलब वो डोमेन में एडेड है। तो अगर मैं एक ऐसे डिवाइस से कनेक्टिविटी लेने की कोशिश कर रही हूँ जो डोमेन में एडेड नहीं है, तो इवन इफ आई हैव पासवर्ड, इवन इफ इट इज द मैक एड्रेस जो मेरी अलाउ लिस्ट में है, स्टिल आई वोंट बी एबल टू गेट कनेक्टेड। एंड ऑन टॉप ऑफ इट हम पोस्चरिंग भी उसमें डिफाइन कर सकते हैं। मतलब लैपटॉप है डोमेन में भी, अगर एंटीवायरस नहीं है मेरी कंपनी का तो भी नहीं कनेक्शन देंगे। बहुत सारे सिक्योरिटी के लेवल्स हैं, अंदर अंदर जाते जाओ तो इतनी सिक्योरिटी है कि पूछो मत, कॉर्पोरेट लेवल्स पे बहुत है हमारे लिए। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एक्सेस पॉइंट में भी आपके राउटर के ऊपर आप जाके दे दो यूजर बेस्ड, आप बैंडविड्थ एलोकेशन कर सकते हो, वो फायरवॉल पे होती है। ठीक है, हमें ये वही बना रही है डायग्राम, वही बना रही हूँ मैं। अब क्या है कि आपका ये इंटरनेट है, दिस इज योर इंटरनेट, यहां से आपने कनेक्शन लिया आपकी कंपनी के लिए। ठीक है, कैसे लेते हो आप? आईएसपी से लेते हो। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपने ये कनेक्शन लिया, आईएसपी वाले ने क्या किया, एक राउटर लाके रख दिया। अब ये ध्यान रखो कि जब आप नेटवर्किंग के वर्ल्ड में हो तो ये वाला जो सिंबल होता है स्विच का होता है, और ये सिंबल राउटर का होता है। ठीक है, जो अभी ऊपर बना है, एक को स्विच बोलते हैं, एक को राउटर बोलते हैं। तो आईएसपी ने आपको कनेक्शन लाके दे दिया आपके प्रेमाइसेस के ऊपर। ठीक है, अब ये कनेक्शन पे तो कुछ सही यूजर्स भी बैठे हैं और कुछ गलत यूजर्स भी बैठे हुए हैं, है ना? ऑब्वियस सी बात है ना, हैकर्स और नॉर्मल यूजर्स, दोनों तरह के यूजर्स आपके इस वाले पर्टिकुलर पब्लिक इंटरनेट के ऊपर बैठे हुए हैं, ये हैकर्स हैं। आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि हमारा जो सिर्फ राइट काइंड ऑफ डेटा है वो ही अंदर आए। तो हम क्या करेंगे, इस आईएसपी के राउटर से एक केबल लेके उसे हमारी फायरवॉल में कनेक्ट कर देते हैं। वी कनेक्टेड इन अवर फायरवॉल। अब क्या हुआ कि आपका जो यूजर है वो इंटरनेट से आएगा तो सही, पर वो डायरेक्ट आपके नेटवर्क में नहीं घुसेगा। वो कहाँ हिट करेगा? सबसे पहले फायरवॉल पे हिट करेगा। और ये फायरवॉल क्या करेगी, इट विल हैव रूल्स, जहां से आपका ट्रैफिक अलाउ या फिर डिनाई होगा। और जब ये ट्रैफिक रूल्स के अगेंस्ट चेक हो जाता है तब यहां से एक केबल निकल के जाती है जो आपके कंपनी के लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट होती है। अब लोकल एरिया नेटवर्क में एक से ज्यादा स्विचेस भी हो सकते हैं, मल्टीपल स्विचेस भी हो सकते हैं। ठीक है, इनके जो राउटर होता है ना, ये वाईफाई राउटर जो देके रखा है, इसमें आप फायरवॉल के बेसिक फीचर्स एनेबल कर सकते हो। पेरेंट कंट्रोल, यूआरएल फिल्टरिंग, ऐसे ऑप्शंस दिखते हैं ना, तो दैट इज एक्चुअली द बेसिक फायरवॉल। हाईफाई नहीं रहती, घर तक के लिए ठीक है। कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज में सिस्को देती है फायरवॉल, सोफोस देती है फायरवॉल, फिर इसके बाद आपका फोर्टिनेट फायरवॉल देता है, कंपनीज के नाम है ये, फोर्टिनेट देता है। फिर इसके बाद आपका पालो अल्टो करके एक है कंपनी जो आपको फायरवॉल्स देती है। चेक पॉइंट एक कंपनी है जो आपको फायरवॉल्स देती है। इतनी सारी कंपनीज है मार्केट में, और भी हैं, बट देन दीज आर द फेमस नेम्स जो आपको फायरवॉल सॉल्यूशंस देते हैं। ये जो जियो के राउटर के अंदर फायरवॉल होती है, इट इज वेरी इजी टू ब्रेक, कोई स्ट्रेंथ नहीं होता इसमें। ये जो है ना, ये सिग्नेचर्स के ऊपर काम करती है फायरवॉल्स। वर्ल्ड वाइड जितने भी, जहां भी, जिस भी तरह के अटैक्स होते हैं, उसकी इंटेलिजेंस आपकी फायरवॉल के अंदर एडेड होती है व्हेन यू आर यूजिंग दिस।
समझ आया फायरवॉल क्या होती है? Yes. राउटर क्या होता है, स्विच क्या होती है, फायरवॉल क्या होती है, लैन केबल और फाइबर केबल फिजिकली हमने देख ली कैसे दिखती है ना। मूविंग अहेड, एक्सेस पॉइंट्स, एपीज ऐसे दिखते हैं। जो ऊपर स्क्वायर स्क्वायर बॉक्सेस है ना, ये सिस्को का एपी है, इसमें एंटीना नहीं है ना। हमारे घर में जो होते हैं उसमें 2 एंटीनाज होते हैं। तो एक्चुअली एक्सेस पॉइंट्स 2 तरह के आते हैं, वन विद इंटरनल एंटीनास एंड वन विद एक्सटर्नल एंटीनास। दोनों तरह के एक्सेस पॉइंट्स आते हैं। आप इंटीरियर्स में जनरली एक्सेस पॉइंट्स विदाउट एंटीना लगाते हो, जिसमें एंटीना तो होता है पर वो इनबिल्ट होता है। और आप आउटडोर्स में जो एक्सेस पॉइंट्स यूज करते हो उसमें एक्सटर्नल एंटीनास होते हैं, कॉर्पोरेट्स में जो यूज होते हैं उनमें। तो आप ये जो देख रहे हो ये इंटरनल एक्सेस पॉइंट्स हैं, इंडोर एक्सेस पॉइंट बोलते हैं इनको। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो यू विल बी एबल टू सी द होल वर्ल्ड ऑफ एक्सेस पॉइंट्स बीइंग ऑफर्ड बाय सिस्को। इसके सिवा डी-लिंक हो गया, यूबिक्विटी हो गया, ये कंपनीज भी आपको एक्सेस पॉइंट्स, HP, फोर्टिनेट, ये भी आपको एक्सेस पॉइंट्स देती हैं। ठीक है, ये देखो ऐसे, ये सब इंटरनल एंटीना वाले हैं। अब ये यहाँ जो देख रहे हो ना, ये आउटडोर एक्सेस पॉइंट, इसमें देखो ये साइड में एक छोटा सा वो दिख रहा है ना, एक्सटेंशन। यहाँ पे आपका एक्सटर्नल एंटीना कनेक्ट होता है। ये देखो ये इसमें क्लियर दिख रहा है, ये जो ऊपर दिख रहे हैं ना, क्या है ये, ओपन फुल स्क्रीन कर देते हैं ना पीपीटी को तो नहीं दिखता है। देखो ये इंडोर एक्सेस पॉइंट्स हैं, ये आउटडोर है, रगड़ वन, धूप धूल मिट्टी पानी बर्दाश्त कर सकता है। इसमें ये दिख रहे हैं ऊपर ये पाइप जैसे, यहाँ पे आपके एंटीनास कनेक्ट किए जा सकते हैं, ये इस वाले में। तो ये एक्सटर्नल के साथ होता है, ये इंटरनल एंटीनास के साथ है, ये वाले। तो ये सिस्को के एक्सेस पॉइंट्स हैं। कब अब कहीं ऐसा दिखे लगा हुआ तो आप समझ जाना कि ये एपी लगा हुआ है, एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है। एक्सेस पॉइंट क्या करता है, आपका ये जो लैन है ना, इसमें से आपकी एक केबल निकल के एक्सेस पॉइंट पे कनेक्ट हो जाती है। और एक्सेस पॉइंट क्या करता है, SSID का सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता है, जिससे कि आपके वायरलेस डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल्स, लैपटॉप्स, ये सब नेटवर्क पे कनेक्ट हो पाते हैं। तो स्विच आपको वायर्ड कनेक्टिविटी अचीव करने में हेल्प करता है और एक्सेस पॉइंट आपको वायरलेस कनेक्टिविटी नेटवर्क पे अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, पूछो। ये ब्रॉडबैंड में और एक्सेस पॉइंट में क्या डिफरेंस है? दोनों एक ही होता है कि डिफरेंस होता है? Broadband is a connection that you take. Access point is a device on which the broadband connection is terminated. Broadband एक कनेक्शन का टाइप है, आप ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लेते हो, वो कनेक्शन जिस डिवाइस पे आके टर्मिनेट होता है वो आपका वायरलेस राउटर होता है, जिसके अंदर एक्सेस पॉइंट की कैपेबिलिटीज इनबिल्ट होती है। SSID ब्रॉडकास्ट करता है ना, तो आप ब्रॉडबैंड जो है ना वो एक टेक्नोलॉजी है फॉर नेटवर्क कनेक्शन। आप ISP से जब इंटरनेट लेते हो तो वो मेथोडोलॉजी है जिसके थ्रू आपको कनेक्शन मिल रहा है, और जिस डिवाइस पे वो टर्मिनेट होता है उसे कहते हैं वायरलेस राउटर, जिसके अंदर एक्सेस पॉइंट की कैपेबिलिटीज बिल्ट इन होती हैं। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? ओके, नाउ मूविंग फर्दर। अब कंपनीज के पास 1 2 3 4 5 एक्सेस पॉइंट जब तक हैं तब तक तो वो लोग इनको मैनेज करना हो तो यहाँ पे मैं अपना लैपटॉप लेके बैठ गई, इस वाले एक्सेस पॉइंट को कनेक्ट किया, इसके ऊपर काम किया और बाहर आ गए। ठीक है, कुछ भी चेंजेस करने हम लॉग इन करेंगे, चेंज करेंगे, हमारा काम खत्म। लेकिन कॉर्पोरेट्स में, कंपनीज में तो 1 2 3 10 नहीं, 50 100 200 500 एक्सेस पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि एक नया SSID ऐड करना है
तो क्या आप 500 एक्सेस पॉइंट में एक एक करके लॉगिन करोगे, उस पे SSID कॉन्फ़िगर करोगे और आओगे वापस? नो। उसके लिए आपका होता है वायरलेस लैन कंट्रोलर, WLC। दिस इज अगेन अ डिवाइस जो नेटवर्क में यूज होता है, WLC, जो आपके एक्सेस पॉइंट्स को सेंट्रल लोकेशन से मैनेज करने में हेल्प करता है। अब हम इसमें सब कर सकते हैं। SSID एक जगह बनाएंगे कंट्रोलर पे, जितने भी एक्सेस पॉइंट्स कंट्रोलर पे रजिस्टर्ड है 100, 200, 500, वो SSID सभी एक्सेस पॉइंट्स पे पुश हो जाता है। तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, होटल, कोई सा भी XYZ होटल है, उसमें इतने सारे कमरे हैं, 200 कमरे हैं, सब में इंटरनेट मिल रहा होता है ना, और सब में एक ही SSID चल रहा होता है, होटल के नाम वाला। अब अगर मान लीजिए कि उनको उसका पासवर्ड चेंज करना है होटल वालों को, तो क्या वो ये करेंगे कि उनके पूरे होटल में जितने भी 50, 60, 70 एक्सेस पॉइंट लगे हैं, सब पे एक एक करके लॉगिन करके उसका पासवर्ड चेंज करेंगे? दे डू इट वाया द कंट्रोलर। एक जगह चेंज किया, उस कंट्रोलर पे जितने भी एक्सेस पॉइंट्स रजिस्टर्ड हैं, सबके ऊपर वो चेंज प्रोपोगेट हो जाता है। अगर जैसे मेरे लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स आते हैं ना, पैचेस आते हैं, ऐसे एक्सेस पॉइंट के भी फर्मवेयर अपग्रेड्स होते हैं। अगर मुझे अपग्रेड भी पुश करना है तो भी मैं कंट्रोलर से पुश करूंगी, सारे एक्सेस पॉइंट्स के ऊपर अपग्रेड चला जाएगा, सब अपने आप अपग्रेड हो जाएंगे। तो सेंट्रलाइज्ड, किसने मैम बोला? स्विच से कनेक्टेड रहता है, स्विच से कनेक्टेड रहता है ये, ठीक है। So this is known as your wireless controller. ये सब कंपोनेंट्स हैं आपके नेटवर्क के। वायरलेस राउटर, ये जो एक्सेस पॉइंट है ना, जिसे हम वायरलेस राउटर्स बोलते हैं, उसका कंट्रोल लेने के लिए यूज होता है, ठीक है। सो नाउ इफ आई ड्रॉ इट ओवर हियर, तो आपका ये जो कंट्रोलर है, ये क्या करेगा, यहाँ लैन से एक जगह कनेक्ट होके बैठ जाएगा, ठीक है। और ये जो एक्सेस पॉइंट्स है, जो स्विच से अलग अलग आपके लैन पे कनेक्टेड है, अलग अलग जगहों पे कनेक्टेड है, ये सब एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपने कंट्रोलर को ढूंढेंगे। तो क्या होगा कि ये सब ढूंढ के अपने आप को इसके पास रजिस्टर कर लेंगे। फिर जो भी चेंजेस मैं मेरे कंट्रोलर पे पुश करूंगी, वो सब चेंजेस मेरे कहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रोपोगेट होते जाएंगे? दे विल बी प्रोपोगेट ऑन ऑल द मेंबर एक्सेस पॉइंट्स ऑफ दैट वायरलेस कंट्रोलर। तो क्या क्या चीजें पढ़ी हमने? राउटर, एक्सेस पॉइंट, फायरवॉल, वायरलेस कंट्रोलर। समझ आ गई ये सारी चीजें? ठीक है। नाउ हाँ जी बोलिए। हाँ, देखो आपके जो वायरलेस कंट्रोलर ने एक्सेस पॉइंट जो होता है ना, उसमें ना DBI करके सिग्नल स्ट्रेंथ होती है। अलग अलग एक्सेस पॉइंट्स की अलग अलग DBI पावर्स होती हैं। बेस्ड ऑन दैट उसका एरिया का कवरेज रहता है। जनरली एक इंडोर एक्सेस पॉइंट जो होता है, उसका कवरेज 100 मीटर्स तक कहा जाता है, कि 100 मीटर तक वो कवरेज देगा अगर कोई इंटरफियरेंस नहीं है बीच में तो। लेकिन वो पेपर्स पे कहते हैं, प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं तो 50 मीटर से ज्यादा हमारा वाईफाई का सिग्नल नहीं चलता है। फिर वो आने लगते हैं, पैकेट ड्रॉप्स आने लगते हैं, स्पीड इश्यूज आने लगते हैं। तो 50 मीटर्स तक, ये पहला क्राइटेरिया होता है। दूसरा, कितने नंबर ऑफ यूजर्स उस पर कनेक्टेड हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। बैंडविड्थ कम हो जाएगी अगर मान लीजिए हम सब एक ही एक्सेस पॉइंट के पास बैठे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत सारे लोग हैं,
और मेरा एक्सेस पॉइंट जो है वो 400 Mbps की बैकबोन बनाता है, मतलब जो वो सिग्नल भेज रहा है उसके ऊपर जितने भी यूजर कनेक्टेड हैं वो 400 Mbps की बैंडविड्थ शेयर करेंगे, तो वो इतने सारे यूजर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। हमें क्या मिलेगा? बहुत कम नेटवर्क का स्पीड मिलेगा। तो हम बोलेंगे अरे नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है। तो आपको दो चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं, एक डिस्टेंस और दूसरा नंबर ऑफ यूजर्स। अगर आप एक कॉन्फ्रेंस हॉल में हो, वहां पे आपको तो नहीं पता कि कौन कौन आएंगे उस कॉन्फ्रेंस में, तो आप तो डिफाइन ही नहीं कर सकते कि कौन कौन से यूजर्स आएंगे। ओपन नेट जैसी एक चीज होती है जो आपको कॉर्पोरेट में देनी पड़ती है और काफी जगहों पे देनी पड़ती है। या फिर हम होटल इंडस्ट्री की बात करें, वहां पे भी नहीं आपको पता रहता है कि अंदर कौन से यूजर्स कब आके कनेक्ट होंगे और कितने कनेक्ट होंगे, है ना। तो उन सिचुएशंस में आपको अलग अलग जगह अलग अलग तरह से नेटवर्क डिजाइन करना पड़ता है। अगर आपका कंट्रोल्ड यूजर बेस है, आपको पता है यहाँ 10 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे, तो देन इट इज फाइन। बट अगर आपका अनकंट्रोल्ड यूजर बेस है, आपको नहीं पता कि इस कम्युनिटी हॉल में कितने लोग आएंगे, हो सकता है 25 आए, 50 आए, कुछ आके सो भी जाए, है ना। राउटर की रेंज बढ़ाना चाहें तो हम रिपीटर लगाते हैं। हमें अगर नेटवर्क को एक्सटेंड करना होता है, क्या होता है, वेरी गुड क्वेश्चन बट अ बिट अर्ली। हमारे पास जो केबल्स है ना, जैसे हमारी जो RJ45 केबल है, वो केबल आपने स्विच में कनेक्ट करी, स्विच से 90 मीटर दूर आपका पीसी है, तब तक आप नेटवर्क को ट्रैवल करवा सकते हो। वैसे तो 100 मीटर बोलते हैं पर प्रैक्टिकली नहीं अचीवेबल होता, 90 मीटर पे आपको रिपीटर लगाना पड़ता है। तो वो ना आपका नेटवर्क का सिग्नल का जो स्ट्रेंथ होता है उसको री एनहांस करने के लिए रिपीटर का यूज किया जाता है। हाँ, वो क्या होता है, एटीन्यूएशन के कारण आपका सिग्नल जब भी केबल पे चलता है ना, तो धीरे धीरे वीक होने लगता है, तो उसे एनहांस करने के लिए रिपीटर लगाया जाता है। अब वो रिपीटर वायरलेस सिग्नल को भी एनहांस करने के लिए वायरलेस रिपीटर लगता है, लैन सिग्नल्स को एनहांस करने के लिए लैन रिपीटर लगते हैं। रिपीटर दोनों तरह के होते हैं। रिपीटर लगाने के बाद वही 10 लोग दोनों में बांट के नहीं, सेम स्पीड ही आएगा। क्यों बताऊं? क्योंकि आपका जो ये है, पहले इतना अच्छा था ये माइक्रोसॉफ्ट का व्हाइट बोर्ड, क्लियर कैनवास करते पूरा साफ हो जाता था। आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया, फायरवॉल के थ्रू होते हुए, स्विच के थ्रू होते हुए आपके एक्सेस पॉइंट पे वो कनेक्शन आ गया। आपने एक एक्सेस पॉइंट लगाया था, ये हॉल इतना बड़ा था कि एक एक्सेस पॉइंट उसे पूरी तरह कवर नहीं कर पा रहा था, लेकिन लैन से एक और केबल इस एंड पे थी नहीं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वाईफाई रिपीटर लगा दोगे, ठीक है। अब कुछ यूजर्स इससे कनेक्टेड हैं, कुछ यूजर्स इससे कनेक्टेड हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो यूजर्स इससे कनेक्टेड हैं वो भी अपना सिग्नल इसके पास ही भेजेंगे और ये बैकबोन से कनेक्टिविटी अचीव करेगा और ये भी वही करेंगे। तो इवेंचुअली तो ये एक ही नेटवर्क से जा रहे हैं ना, तो बैंडविड्थ थोड़ी बढ़ जाएगी इनकी, बस आपका सिग्नल का रीचेबिलिटी का एरिया बढ़ जाता है रिपीटर से। तो वो वाईफाई को भी आप रिपीट करके ज्यादा दूर तक पहुंचा सकते हो ताकि ज्यादा लोग ज्यादा एरिया तक वो कवरेज दे, और वो ही आप लैन में भी काम करते हो रिपीटर से। समझ आ गया? ग्रेट। काफी थ्योरी, 2 दिन आगे के 2-3 दिन थ्योरी रहता है, तो सहन करते जाना, सोना नहीं अपन ने क्लास में।
नींद आए तो खड़े होके कूद लेना है, ठीक है। एक और कंपोनेंट होता है सर्वर्स। जब तक हमें पता नहीं होगा ना किस तरह की चीजें होती है, क्योंकि यही आपस में कनेक्ट होकर नेटवर्क बनाएंगे। वायरलेस एक्सेस पॉइंट, राउटर, स्विचेस, सर्वर्स एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, यही सब आपस में जुड़ के नेटवर्क बनाते हैं। तो ये सब अभी जितनी चीजें हम अलग अलग पढ़ रहे हैं ना, ये सब जुड़ेंगी और बनेगा नेटवर्क, और उसमें से निकलेगा CCNA। सर्वर क्या होता है पता है? नहीं पता? नेटवर्क कनेक्टिविटी को वो सपोज जैसे अपन सपोज बैंक में जाते हैं, तो बैंक में क्या होता है कि मतलब जब ज्यादा ट्रैफिक होता है तो सर्वर डाउन हो जाता है। SBI का, ICICI का नहीं होता। सर्वर इज अ डिवाइस हु सर्व्स, सर्व करना मतलब सेवा करना, क्लाइंट्स को जो मशीन सर्विस प्रोवाइड करती है, दैट इज व्हाट अ सर्वर इज। अब वो सर्वर किसी भी तरह का सर्वर हो सकता है। इट कुड बी अ सर्वर हु इज प्रोवाइडिंग, जैसे मैं लैपटॉप कनेक्ट करती हूँ वाईफाई से, है ना, मेरा लैपटॉप जैसे ही नेटवर्क में कनेक्ट होता है, असल में क्या होता है, मेरे लैपटॉप को एक IP एड्रेस मिल जाता है। पता है ना IP एड्रेस का मतलब सबको मालूम है? हमारे लैपटॉप को एक IP एड्रेस मिल जाता है। जैसे ही वो IP एड्रेस मिलता है, मेरा नेटवर्क में मेरा लैपटॉप कनेक्ट हो जाता है। कौन देता है मेरे लैपटॉप को IP एड्रेस? सर्वर। कौन सा सर्वर? DHCP सर्वर, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल सर्वर, DHCP सर्वर मेरे लैपटॉप को IP देता है। मेरे को मेरे लैपटॉप से एक फाइल ट्रांसफर करनी है, वो मुझे एक सेंट्रल लोकेशन पे रख दूंगी मैं, और वहां से तुम लोग सब यूज कर सकते हो। तो फाइल सर्वर जिसमें FTP प्रोटोकॉल है, जिसके थ्रू मैं फाइल को ट्रांसफर करूंगी, और वो मेरा फाइल सर्वर है जो क्या करेगा, फाइल्स डिस्ट्रीब्यूट करने में मुझे हेल्प करेगा। या फिर नेटवर्क के वर्ल्ड में हर एक चीज आपस में एक दूसरे को, जैसे हमारे नाम है ना, जो मुझे अभी आप लोग के याद नहीं है किसी के, अभी 1 2 3 4 होते हैं, मैं याद रखती हूँ, अब इतने सारे हो गए मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। फातिमा का नाम मुझे याद है, मुझे अमया का नाम अभी याद है, संदीप का नाम याद है, अब बाकी सब गुम हो गया। तुम्हारा क्या नाम है? अनुज? नहीं, अनुज ये है, अनुज और शील, अनुज शील, अभी 2 याद कर लेते, फिर धीरे धीरे और करूंगी। हाँ हाँ, नरेंद्र, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी तो याद रहेंगे, माय फेवरेट, ठीक है। हाँ, अच्छा आपका नाम शाहरुख है? अरे गजब। अक्षय है किसी का नाम? नहीं, चलो ठीक है। अक्षय होता तो मैं उसको ना बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास का अवार्ड दे देती, माय फेवरेट हीरो। ठीक है, चलें मूविंग अहेड। तो अब अगर मान लीजिए नेटवर्क के वर्ल्ड में हर एक चीज का जो अपना नाम होता है वो होता है IP एड्रेस, उसी से मैं उस चीज को जानती हूँ। याहू का सर्वर असल में नेटवर्क उसे याहू नाम से नहीं जानता, उसका कुछ x.y.z.a नाम का एक IP एड्रेस है, जिसके बेसिस पे उसे नेटवर्क पे पहचाना जाता है और उसके ऊपर ट्रैफिक पुश किया जाता है। IP एड्रेस के बेसिस पे पूरा कम्युनिकेशन होता है। बट देन मी एज अ ह्यूमन आई हैव अ लिमिटेशन कि मुझे इतने सारे IP एड्रेसेस मैं याद नहीं रख सकती। मैं इंग्लिश के वर्ड्स याद रख लेती हूँ, जैसे मैं yahoo.com, google.com, facebook.com मैं ये याद रख लेती हूँ, linkedin.com, insta.com। लेकिन अगर मुझे कोई बोले इंस्टा का IP याद रखो, फेसबुक का IP याद रखो, मैं बोलूंगी यूज ही नहीं करते, रहने दो, खत्म काम, है ना। हम इतने IPs नहीं याद कर सकते। तो एक और सर्वर होता है जो URL को IP एंड IP को URL में कन्वर्ट करता है, वो है हमारा DNS सर्वर। तो ऐसे सर्वर्स हैं अवेलेबल, अलग अलग तरह के सर्वर्स हैं जो हमें क्या देते हैं, सर्विसेज देते हैं। तो अ डिवाइस which provides services to the clients is known as a server। इतना सिंपल डेफिनेशन है सर्वर का। अब सर्वर फिजिकली देखने के हिसाब से
3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, टावर सर्वर, रैक सर्वर, ब्लेड सर्वर। टावर सर्वर ऐसा दिखता है, ये टावर सर्वर्स होते हैं। सर्वर भी एक्चुअली एक ऐसा ही डिवाइस होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा सीपीयू होता है स्ट्रॉन्ग, और रैम अच्छी होती है, उसका कंप्यूट अच्छा होता है बस, ताकि वो मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्व कर सके। टावर सर्वर ऐसा ही दिखता है। रैक सर्वर और ब्लेड सर्वर, आपका रैक सर्वर जो होता है ना, ये पीछे जो राउटर स्विचेस रखे हुए ना, कुछ इस तरह का नजर आता है। रैक में आप माउंट कर सकते हो उसको, ये रैक है, ये जो काला कंटेनर रखा हुआ है ना, इसको रैक बोलते हैं। ठीक है, नेटवर्क रैक, सर्वर रैक, अलग अलग तरह की रैक्स होती है। नेटवर्क रैक गहरी होती है, सर्वर रैक की डेप्थ कम होती है। देख के आप बता सकते हो ये नेटवर्क रैक है। थोड़ी कम गहराई वाली रैक सर्वर रैक कहलाती है। ये जो है ना, ये नेटवर्क रैक है, तो वो गहरी है, बहुत लंबा स्पेस है उसमें अंदर। सर्वर रैक ये ऐसे थोड़ी छोटी होती है, यहाँ से गहरा कम होता है, क्योंकि सर्वर्स की डेप्थ कम होती है एज कम्पेयर टू नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो सर्वर रैक, नेटवर्क रैक्स अलग अलग तरह की होती हैं आपके पास। अभी रैक सर्वर्स जो होते हैं वो रैक में माउंटेबल होते हैं, और ब्लेड सर्वर क्या होते हैं, एक चेजी होती है, उस चेजी के अंदर आप ब्लेड्स इंसर्ट कर सकते हो। जितने ब्लेड्स डालने उतने डालो, जितनी कैपेबिलिटी बढ़ानी है सर्वर की, उतने ब्लेड्स आप उसमें इंसर्ट करते जाओ। इंडिविजुअल कंप्यूट कैपेसिटी के साथ, उनका खुद का सर्किट होता है, खुद की रैम होती है, वो ब्लेड आपने इंसर्ट करी, कंप्यूट और बढ़ गई सर्वर की। तो मॉड्यूलर सर्वर्स होते हैं, जितने ब्लेड्स डालते जाओगे उतनी उसकी कंप्यूट कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, उतने ज्यादा यूजर्स को वो सर्व कर पाएगा। टावर सर्वर, रैक सर्वर, ब्लेड सर्वर, समझ आ गया? अब ये सर्वर्स जो होते हैं, अब अभी ये नया टॉपिक ऐड हुआ है सीसीएनए में, वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, पता है वर्चुअलाइजेशन क्या होती है? क्या होती है? जब हम मतलब फिजिकली नहीं है उसको वर्चुअली हम, मतलब वर्चुअल का मतलब मुझे इतना पता है कि जो फिजिकली नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते, वो वर्चुअली हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। नेटवर्क और आईटी के वर्ल्ड में वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है, बिल्कुल सही, वर्चुअली मेरे पास 4 मशीन्स हैं, फिजिकली एक ही सर्वर है, उस एक फिजिकल सर्वर के ऊपर मैंने वर्चुअलाइजेशन की लेयर ऐड कर दी, जिसके कारण मेरी एक अंडरलाइंग फिजिकल मशीन अब 4 अलग मशीन्स की तरह बिहेव करती है। डायग्राम देख रहे हो सामने? सो दैट इज माय फिजिकल मशीन। ये जो दिख रही है ये मेरी फिजिकल मशीन है, ये मेरा सर्वर है, ऐसा ही सर्वर है, मान लो ऐसा ही सर्वर है। इसके ऊपर मैं हाइपरवाइजर डाल दूंगी। हाइपरवाइजर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालूंगी, हाइपरवाइजर डाल दूंगी। हाइपरवाइजर क्या करेगा, अगर मेरे इस सर्वर के पास मान लीजिए 8 कोर्स ऑफ प्रोसेसर था और 32 GB रैम था, तो विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर I can divide this one physical server into 4 virtual machines or more. तो क्या होगा, पहली मशीन को 2 कोर्स असाइन हो गए, 8 GB रैम दे दी, तो ये शेयर करता है, 8 कोर में से 2 कोर इसको मिल गए और 32 GB रैम में से 8 GB रैम पहली मशीन को मिल गई। अब ये एक अलग मशीन की तरह बिहेव करेगी, इंडिविजुअल, इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अपनी एप्लीकेशन, उसके ऊपर सब कुछ अलग। दैट इज व्हाट अ वर्चुअल मशीन मीन्स। अब एक मैंने कहा कि अब मेरे पास ऑलरेडी 6 कोर और बचे हुए हैं और मेरा मैथ्स बहुत वीक है, 24 GB रैम भी बची हुई है मेरे पास, है ना? तो मैंने कहा एक और मशीन बना लो, उसको आप 4 कोर्स दे दो और 16 GB रैम दे दो, उसके ऊपर मैं अलग एप्लीकेशन चलाऊंगी। तो फिजिकली मेरा एक सर्वर था, लेकिन यूजर्स को क्या लगेगा, इस वर्चुअल मशीन से हमें डीएनएस की सर्विस मिल रही है, इससे मुझे डीएचसीपी की सर्विस मिल रही है। तो ये मेरा डीएनएस सर्वर हो गया, ये मेरा डीएचसीपी सर्वर हो गया। तो एक फिजिकल मशीन मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स की तरह बिहेव करती है, इंडिविजुअल मशीन्स की तरह 4 अलग अलग एक मशीन के ऊपर बन जाएंगी, उसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। इनफैक्ट आजकल तो स्विचेस का वर्चुअलाइजेशन,
राउटर्स का वर्चुअलाइजेशन, फायरवॉल्स का वर्चुअलाइजेशन भी आ गया है। मतलब एक फायरवॉल रहेगी और उस फायरवॉल के आधे रिसोर्सेस एक कस्टमर यूज करेगा और आधे रिसोर्सेस दूसरा कस्टमर यूज करेगा। ये वाला कस्टमर अपने रूल अलग बनाएगा, ये कस्टमर अपने रूल अलग बनाएगा। तो एक फिजिकल फायरवॉल वर्चुअली 2 फायरवॉल्स में डिवाइड हो जाती है। तो उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज आधी आधी हो जाएंगी, आधा ये यूज कर रहा है, आधा ये यूज कर रहा है। फिजिकली देखने से लगेगा एक फायरवॉल है, पर उसके अंदर 2 फायरवॉल के इंस्टेंसेस चल रहे होते हैं। दैट इज नोन एज वर्चुअलाइजेशन। एक डिवाइस को वर्चुअली मल्टीपल डिवाइसेस में मैंने कन्वर्ट कर दिया। जो ये हाइपरवाइजर डालते हैं ना, ये 2 तरह के आते हैं। एक होता है टाइप 1 हाइपरवाइजर, एक होता है टाइप 2 हाइपरवाइजर। टाइप 1 हाइपरवाइजर जैसे जो होता है ना, वो मैंने बोला ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे, हार्डवेयर पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे, हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं, वो टाइप 1 हाइपरवाइजर होते हैं। हाँ, और टाइप 2 हाइपरवाइजर जैसे मेरा ये लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप पे विंडोज चल रहा है, इसके ऊपर मैं VMware डाल दूंगी, वो टाइप 2 हाइपरवाइजर हो जाएगा। शायद होगा भी या फिर मैंने हटा दिया होगा। VMware क्लाइंट डाल सकते हैं अपन इसके ऊपर, जिससे अब मेरे लैपटॉप पे एक और मशीन क्रिएट कर सकती हूँ। मेरा लैपटॉप विंडोज 10 का है, इसके ऊपर मैं उबंटू की मशीन क्रिएट कर सकती हूँ VMware में। दैट इज टाइप 2 हाइपरवाइजर। 2 तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। कॉर्पोरेट्स में टाइप 1 यूज होता है। हम टेस्टिंग पर्पस के लिए टाइप 2 हाइपरवाइजर भी यूज करते हैं, और दोनों तरह के आते हैं मार्केट में। बस आज इतना ही पढ़ते हैं, बहुत हो गया है ना। हाँ, ये आप सब लोग रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो, मतलब या डेमो का भी था कोई? सबने फीस सबमिट करके रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है ना। तो आप लोग क्या करो, आपको कराना है अभी, ठीक है। तो इफ यू लाइक द सेशन तो आप रजिस्ट्रेशन करा लो। तो हम क्या करेंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब लोग रहोगे और उसके ऊपर आप आपका गूगल ड्राइव का आईडी शेयर कर देना। उस गूगल ड्राइव पे मैं ये PDF और ये जो आज लेक्चर रिकॉर्ड हुआ, अब हम इसको स्टॉप कर देते हैं हमारे लेक्चर को।